औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन, कैमरा। आवाज क्या बिल्कुल क्लियर है? आवाज में किसी किस्म का लैग तो नहीं? ठीक है, ठीक, शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल कहानी रोकी थी और चैप्टर 11 के 3 पास पेपर्स को देखा था। आज उस चीज को आगे लेके जाते हैं। लें जी, मजीद बात करते हैं। ऑटम 15, मुनाफ एक सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है जी। वो बिजनेस कर रहा है, कुकिंग ऑयल बेचता है होलसेलर्स को, और उसने एग्री किया है कि वो लारी को अपने बिजनेस में लेकर आएगा फॉलोइंग टर्म्स के ऊपर। लारी कौन है, भी देख लेते हैं। लारी कोई कैपिटल लेकर नहीं आएगा और वो किसी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। मुझे बताइए यहां तक कि क्या कैपिटल लाजमी लेकर आना पार्टनरशिप बनाने की शर्त है? नहीं। क्या लॉस लाजमी शेयर करना पार्टनरशिप की शर्त है? वो भी नहीं। ठीक है। However, he shall be entitled to receive 150,000 on introducing new clients to the business. वो कहता है बिल्कुल तुम्हें हम 1.5 लाख रुपया देंगे अगर तुम बिजनेस के अंदर नए कस्टमर्स लेकर आओगे, नए क्लाइंट्स लेकर आओगे, लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और उसके साथ साथ प्रॉफिट का 40% शेयर भी तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारे पास वो तमाम पावर्स होंगी जो कि पार्टनर की पावर्स होती है। बताइए कि क्या मुनाफ और लारी के बीच में कोई पार्टनरशिप बनी या नहीं बनी? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। क्या पार्टनरशिप बनती है या नहीं बनती? कैसे पता चलेगा? पार्टनरशिप के क्या हमें देखने पड़ेंगे? एसेंशियल्स। ठीक है, देख लेते हैं। एसेंशियल्स पहले देख लेते हैं। पहला एसेंशियल ये था कि पार्टनरशिप बनेगी कम से कम 2 लोगों के साथ। तो क्या ये कम से कम 2 लोग हैं? क्या ये कम से कम 2 लोग हैं? एक मुनाफ है, एक लारी है, 2 लोग तो है। क्या ये बिजनेस कर रहे हैं? क्या ये बिजनेस कर रहे हैं और उनकी नीयत प्रॉफिट शेयर करना है? बिल्कुल, बिजनेस भी कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। हमने कहा था कि बिजनेस सारे भी चला सकते हैं या उनमें से कोई एक भी चला सकता है, उसमें मसला नहीं है। तो क्या बिजनेस इनमें से कम कोई एक बंदा चला रहा है? चला रहा है। क्या मुनाफ और लारी आपस में एजेंसी रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि तुम्हारे पास वो तमाम हक होंगे जो कि पार्टनर के पास होते हैं। तो टेक्निकली ये दोनों आपस में क्या है? पार्टनर्स। और ये पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। तो 5 नंबरों के लिए पहले आपने एसेंशियल्स में जाना है और एसेंशियल से जाकर देखना है कि क्या ये पार्टनरशिप बनती है या नहीं बनती। तो पहली बात तो ये कि पार्टनरशिप बन गई है, पार्टनर्स है। अब दूसरी बात, जो कि वैसे सवाल में गवन तो नहीं है, सवाल ये है कि ये
लारी किस तरह का पार्टनर बनेगा? ये किस तरह का पार्टनर बनेगा? नॉमिनल कैसे? कैसे? क्योंकि वो कोई कैपिटल नहीं लेकर आ रहा है इसलिए। बिल्कुल वो कोई कैपिटल नहीं लेकर आ रहा। तो हमने एक और भी तो पार्टनर पढ़ा था ना, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। तो ये भी कुछ वैसा ही सीन है। तो ये नॉमिनल पार्टनर भी है, ये पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली भी है। तो पार्टनरशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? 5 नंबरों के लिए उसने आपसे एसेंशियल्स की टेस्टिंग करवा ली है बॉटम 15 के क्वेश्चन के अंदर। ये बात हमें क्लियर। ऊपर आए, बॉटम 17 देख लेते हैं। वो कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फिशाई एविडेंस। प्राइमा फिशाई कहते हैं ऑन फेस, सामने सामने। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस या प्राइमा फिशाई एविडेंस, मगर ये एक अकेला टेस्ट नहीं है पार्टनरशिप का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो कहता है लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही है मगर पार्टनरशिप डेवलप नहीं होती। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे आप प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं मगर पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो पाती? ये वही लिस्ट आएगी जो कि हम लोगों ने देखी थी कि आप किसी माइनर को दे रहे हैं, किसी लेंडर को दे रहे हैं, विडो को दे रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, क्रेडिटर को दे रहे हैं पैसे, ट्रस्ट को दे रहे हैं पैसे। वो सारी की सारी लिस्ट आपने 3 नंबरों के लिए यहाँ पे लिख देनी है। तो ये सोर्ट ऑफ अ क्रैमिंग बेस्ड सवाल था। यहां तक मुझे बताइए कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? अभी तक आसान लग रहा है क्या? अभी तक पार्टनरशिप वैसे मुश्किल लगी इन 2 चैप्टर्स को पढ़ के? आसान सा एरिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मगर हमें पता है कि आई कैप में इसके 15 नंबर तक तो सवाल लाजमी आएंगे। तो हमें ये 15 मार्क्स अपने पूरे करके जाने हैं। स्प्रिंग 18 देख लेते हैं। X has been carrying on textile business for past few years. X जो है वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है बहुत सालों से। वो रिसेंटली Y से मिला है जो कि एक्सपर्ट है टेक्सटाइल डिजाइनिंग में। पहले X खुद ही बिजनेस कर रहा था, अब वो Y से उसकी मुलाकात हुई है और उन दोनों ने एग्री किया है कि Y जो है वो X को एडवाइस करेगा, क्योंकि वो एरिया का एक्सपर्ट है। तो वो एडवाइस करेगा ऑन वेरियस टेक्निकल इश्यूज और अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए, अपनी पीआर को यूज करते हुए वो बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करेगा बिजनेस में, जिसके बदले वो प्रॉफिट का 35% लेगा। 35%, मोर देन 2/3। However, Y will not be required to bring any capital. वो कोई कैपिटल लेकर नहीं आएगा और ना ही वो डे टू डे अफेयर्स में एक्टिवली पार्ट लेगा, बल्कि पार्ट लेगा ही। अगर एक शख्स डे टू डे बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहा तो मुझे बताइए वो साइलेंट पार्टनर होगा या वो स्लीपिंग पार्टनर होगा? सोच के जवाब देना। अगर एक शख्स डे टू डे बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहा तो ये कौन से वाला पार्ट होगा, साइलेंट या स्लीपिंग? इसका एक बड़ा आसान सा हल होता है। आप ये देखना है कि क्या थर्ड पार्टी को वो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अगर एक शख्स बिजनेस में एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि जब थर्ड पार्टी आएगी तो वो उसको पार्टनर नजर नहीं आएगा, और जब उसको पार्टनर नजर नहीं आएगा इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर कौन सा हुआ फिर? ऐसा पार्टनर जो कि दूसरे कमरे में जाके सो रहा है, क्योंकि वो सामने नहीं है, वो अपनी नींद पूरी कर रहा है। स्लीपिंग पार्टनर, यस, सोया हुआ पार्टनर।
और वो प्रॉफिट का एक हैवी परसेंटेज ले रहा है 35%। तो नीचे वो कह रहा है कि एडवाइस करें और बताएं कि क्या पार्टनरशिप एक्स वाई के बीच में हुई है या नहीं हुई। अब अगेन ये वही एसेंशियल्स है और ये सवाल इसी का रेप्लिका है, ये मुनाफ और लारी वाले का। ऊपर भी कोई कैपिटल नहीं था, नीचे भी कोई कैपिटल नहीं है, ऊपर भी शेयर प्रॉफिट में था, नीचे भी शेयर प्रॉफिट में था। तो आपने उसी तरीके से वही एसेंशियल्स को लिखते हुए स्प्रिंग 18 के इस क्वेश्चन को आंसर कर देना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? मैं बात कर रहा हूं एसेंशियल्स की, आप बात कर रहे हो टाइप्स ऑफ पार्टनर की। सवाल की रिक्वायरमेंट में टाइप ऑफ पार्टनर नहीं पूछा हुआ, उसने कहा है कि क्या ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो एग्जिस्टेंस हम चेक करते हैं उन 5 बातों के साथ। सवाल ने ये नहीं कहा कि मुझे बताएं कि अगर ये पार्टनर है तो ये कौन से वाला पार्टनर है। सवाल ने सिर्फ ये कहा है कि एडवाइस करें कि क्या पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। नीचे वाले सवाल में भी आपने नॉमिनल ऐड किया था तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ऊपर वाले पार्ट में बिल्कुल वो नॉमिनल तो नहीं है, वो स्लीपिंग पार्टनर, हाँ स्लीपिंग पार्टनर कहलाएगा। ठीक है जी, आगे चलिए। और ऐसा हो सकता है कि नॉमिनल पार्टनर भी स्लीपिंग पार्टनर, अगर आपको याद करवाऊं, वो फार्मेसी जहां पे शुरू में हमने डिग्री ली थी, हमने डिग्री लेके दीवार पे लगा दी है, वो भाई चला गया, अब दुकान में वो भाई नजर नहीं आता, इज नॉट टेकिंग एक्टिव पार्ट, उसने बस अपनी डिग्री बेच दी है। तो वो नॉमिनल पार्टनर भी है, वो स्लीपिंग पार्टनर भी है। तो जरूरी नहीं है कि उन टाइप्स में से सिर्फ एक ही टाइप पूरी होगी, आप मल्टीपल टाइप्स उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज दिस क्लियर अलीशा? तो जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की पार्टनरशिप या पार्टनर बनेगा, मल्टीपल टाइप्स के पार्टनर्स बन सकते हैं। एक ही शख्स मल्टीपल टाइप्स में आ सकता है। अब अगेन द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो है, ये तो लगता है कि आपने बिल्कुल ही छापा मार दिया ऑटोमेटिन के अंदर, इसको अब डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही सवाल हम 3 नंबरों के लिए पीछे करके आए। ऑटम 19 को देखें। आफ्ताब, रिहान, बाली, ARB पार्टनर्स हैं एक लॉ फर्म में। The partnership deed, among other things, provided that profits or losses of the firm would be shared equally। ठीक है जी, 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग इक्वल होगी, यानी कि 1/3 1/3 और 1/3 की बेस पर होगी। The firm continued its business for many years। फर्म ने बहुत साल अपना काम चलाया, with आफ्ताब receiving 50% of shares। स्टार्टिंग में ये तय हुआ था कि 1/3 पे चलेगी, मगर आफ्ताब जो है वो 50% नेट प्रॉफिट का लेता आ रहा था बहुत सालों से, और रेहान बाली को 25% मिलता था नेट प्रॉफिट का, जिस पे वो खामोश थे और उन्होंने कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया, कभी इस चीज पे एतराज नहीं किया। लेटर ऑन पार्टनर्स डेवलप्ड सम डिफरेंसेस, बाद में कुछ मसले मसाइल पैदा हो गए और बाकी दोनों ने आफ्ताब पे केस कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट। बताइए कि क्या आफ्ताब इस केस को डिफेंड कर पाएगा या नहीं? सोच के जवाब दो। बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना है, क्योंकि ये वाहिद अभी तक टेक्निकल सवाल मुझे आया नजर। एसेंशियल्स को साबित करना आसान है, इसमें एक पॉइंट आई के आपने डिस्कस किया है जो कि नॉर्मली इन बिटवीन द लाइंस छुपा हुआ है। थोड़ा सोचें, सवाल पर थोड़ा सा गौर फिक्र करें।
चलो मैं बता देता हूँ। मुझे बताइए, जब आफ्ताब रिहान और बाली ने डीड बनाई थी तो क्या उस पर एक्सप्रेसली लिखा था कि ये 1/3 1/3 1/3 करेंगे? बाबू को मेरे सवालों का जवाब देना है। क्या डीड के अंदर ये लिखा था कि 1/3 1/3 1/3 होगा? ठीक है, यानी कि एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट हुआ था। क्या ये एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट था? इस पे किसी को कोई मसला? ठीक है। बाद में क्या हुआ, एक पार्टी 50 रखना शुरू हो गई और बाकी दो को 25 मिलता रहा। और सवाल ये कह रहा है कि ये 1 या 2 साल से नहीं है, ये बहुत सारे सालों से। अगर एक चीज बहुत सारे सालों से चलती आ रही है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये इम्प्लाइड हो चुकी है? हम ये कह सकते हैं कि अब ये ऐसा माना जाएगा, ऐसा सोचा जाएगा, ऐसा देखा जाएगा? अच्छा, ये बताइए कि अगर हमने डीड में चेंज करनी हो तो क्या हम सिर्फ एक्सप्रेस चेंजेस करते हैं या इम्प्लाइड चेंजेस भी की जा सकती हैं? सिर्फ एक्सप्रेस चेंजेस करनी होती है या इम्प्लाइड भी कर सकते हैं? इम्प्लाइड भी कर सकते हैं। तो अगर ये दो शख्स शुरू में ही बोल पड़ते कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो फिर आफ्ताब की जरूरत ना होती कि वो 50% शेयर अगली दफा या इवन उसी दफा भी अपने पास रखता। तो चूंकि ये दोनों खामोश रहे हैं, इसका मतलब है कि म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ इम्प्लाइड पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ चुकी हैं। म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ इम्प्लाइडली पार्टनरशिप डीड में चेंजेस आ चुकी हैं, क्योंकि अब एक 50 ले रहा है, एक और दो 25। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंजेस हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्सप्रेस ही हो, रिटर्न ही हो, ओरल ही हो, वो इम्प्लाइड भी हो सकती हैं मौके को देखते हुए। तो अब अगर वो केस फाइल करेंगे तो टेक्निकली आफ्ताब के पास क्या जवाब होगा? पार्टनरशिप डीड चेंज हुई है, इन दोनों ने इतने सालों में कुछ नहीं कहा, तो जब अब इनको मुसीबतें नजर आ रही हैं तो तब ये खुल के सामने आ रहा है। तो टेक्निकली ये केस डिफेंड नहीं हो पाएगा उन दोनों से। एम आई क्लियर? एम आई क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस? ये बात सबको क्लियर है, डाइजेस्टेबल है, कोई मसला तो नहीं? जी, मैं एक दफा उसको रिपीट भी कर देता हूं। मैंने ये कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था, हाँ जी आफ्ताब सक्सीड करेगा, मैंने ये कहा कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तो तीनों ने 1/3 की रेशो एग्री की थी, एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। मगर बाद में एक पार्टी 50 देना शुरू हो गई और दो पार्टी 25 पे आके फिक्स हो गई। मगर उन दोनों पार्टीज ने कभी एतराज नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अंदर खाते उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। अदरवाइज अगर उनको मसला होता तो वो फौरन से सामने आते और उसी साल कहते कि भाई तुम गलत कर रहे हो। और ये 1-2 साल का वाकया नहीं है, ये फॉर द पास्ट मैनी इयर्स यही होता आ रहा है। टेक्निकली उस पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज आ चुकी है, एक्सप्रेस नहीं, इम्प्लाइड। और ऐसी इम्प्लाइड चेंज हो सकती है। तो टेक्निकली आफ्ताब के ऊपर केस करना इन दोनों को महंगा पड़ेगा, सिर्फ इनका खर्चा ही होगा, वो केस जीत नहीं पाएंगे। Am I clear now? ऊपर चलते हैं। स्प्रिंग 20, मोइस अदीब मुमताज पार्टनर्स हैं और लो जी अदीब को मार दिया। मोइस मुमताज ने बाकी बिजनेस कंटिन्यू रखा और ये एग्री कर लिया कि 10% का शेयर जो कि अदीब का बनता था वो हम बतौर एनुइटी उसकी बेवा को देंगे। अब बताइए कि क्या वो बेवा
पार्टनर कहलाएगी या नहीं? नहीं। तो ये तो एक आसान सवाल था। विद दिस चैप्टर 11 के पास चैप्टर्स हम लोगों ने खत्म किए। अब आइए चलते हैं चैप्टर 12 के पास चैप्टर्स के ऊपर। हम सारी स्लाइड्स को गुजारते हुए आगे जाएंगे और लैंड कर देंगे 12। ले जनाब, Autumn 9. Suhail, Talha, Umar and Company, a partnership concern, is engaged in trading of cloth. The firm bought a plot of land from Shining Star Limited. फर्म ने एक लैंड खरीदा है, किससे? शाइनिंग स्टार से। मुझे यहां तक रोकिए और मुझे बताइए सवाल किस तरफ या किस कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा लग रहा है आपको? एक फर्म लैंड खरीद रही है, तो ये किस तरफ जा रहा है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा है। तो आपके माइंड में फौरन से पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए और अब आपने उसके मुताबिक उसको देखना। अच्छा जी, आफ्टर सम टाइम तलहा एंड उमैर ऑन देयर ओन, उन्होंने अपने खाते, अपने पैसों से, अपने अकाउंट से तीन नए प्लॉट्स खरीद लिए उसी लोकेलिटी में और वहां से अच्छा मुनाफा कमाया। सुहेल को पता चला कि भाई उनको प्रॉफिट हुआ, तो उसने तलहा और उमैर को अदालत ले गया और कहा कि भाई मुझे इसमें से हिस्सा दो। बताइए कि क्या उनका हिस्सा बनता है या नहीं बनता? ये याद रखते हुए कि उन्होंने जो प्लॉट खरीदे वो ऑन देयर ओन अकाउंट है, क्या उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता? अगर दो शख्स अपनी जेब से पैसे भर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं, अपने पैसों को यूज करके कुछ चीज खरीद रहे हैं, तो क्या वो चीज पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या वो चीज पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाएगी? इतना मुझे बताइए पहले। अगर मैं अपनी जेब से अपने लिए कुछ खरीदूं तो क्या मैं ये कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है? नहीं। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कब कहलाएगी? जब मैं वो चीज पार्टनरशिप के नाम ट्रांसफर करूंगा। ऐसे ही है ना? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी उस वक्त कहलाएगी कि जब मैं वही चीज पार्टनरशिप फर्म के नाम पे ट्रांसफर करता हूं। अच्छा मुझे बताइए उनका बिजनेस क्या था? उनका बिजनेस क्या था? कपड़ा बेचते थे। तो क्या कपड़ा बेचना और प्लॉट खरीदना इसका आपस में कोई लिंक है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्लॉट खरीदना सेम बिजनेस है? यानी कि उन्होंने सेम बिजनेस तो नहीं किया, ये बात तो सबको क्लियर हो गई जी। इसीलिए मैंने कहा, जो आपने सर पे हाथ रखा ना, मैंने इसलिए कहा ये सेम बिजनेस तो नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप ने लेट सपोज डीएचए में एक प्लॉट खरीद लिया है और पार्टनर्स को लगा कि यार अच्छा डीएचए में अगर हम भी प्लॉट खरीद लें तो हमारा भी प्लॉट कल को उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, चलो हम भी परचेज कर लेते हैं। तो जस्ट लाइक नॉर्मल कस्टमर्स, उन्होंने भी अपनी जेब से अपना पैसा खर्च करके उसी के आसपास प्लॉट खरीद दिया। तो ये तो वैलिड है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। या आपको कोई मसला इसमें नजर आ रहा है? सवाल सिर्फ ये था कि क्या उसको उस शेयर में से, वो जो उन दो पार्टनर्स का प्लॉट ऊपर हो गया, बढ़ गई उसकी वैल्यू, क्या उस बढ़ी हुई वैल्यू से कुछ पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उन्होंने खरीदा है ऑन देयर ओन अकाउंट। उन्होंने खरीदा है अपने लिए, अपने पैसों से, पार्टनरशिप के पैसों से नहीं खरीदा। चले इसी को मैं जरा आगे लेकर जाता हूं। मुझे बताइए हर पार्टनर को जो साल के एंड पे प्रॉफिट मिलता है, फर्म ने प्रॉफिट कमाया 4 लाख और 4 लाख में से 1 लाख रुपया उसने
एक ए को दे दिया जो कि पार्टनर है। अब ये 1 लाख रुपया फर्म का लाख रुपया कहलाएगा या ए का लाख रुपया कहलाएगा? क्या इस लाख रुपए पे फर्म का हिस्सा है या नहीं? क्या फर्म ये कह सकती है कि ये लाख रुपया मेरी प्रॉपर्टी है? क्या फर्म ये कह सकती है कि ये लाख रुपया मेरी प्रॉपर्टी है? जी बताइए। नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि उसने आगे दे दिया ना। अब तो ये पार्टनर का है, और पार्टनर उस 1 लाख रुपए से कुछ भी करे। पार्टनर उस 1 लाख रुपए से कुछ भी करे, उसकी मर्जी। तो ये क्वेश्चन अब क्लियर है? इज द क्वेश्चन क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एक स्टेप आगे। ओ आर एन पी, उबैद, रहील, परवेज पार्टनर्स हैं एक फर्म में। 1 सितंबर को परवेज भाई रिटायर हो गए। रिमेनिंग पार्टनर्स ने बिजनेस कंटिन्यू रखा with the property of the firm without final settlement of accounts as between them and परवेज। अब बताइए परवेज के पास क्या राइट्स है? चलें मैं इस सवाल को थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूँ। शुरू में उबैद, रहील, परवेज 3 पार्टनर्स थे। क्या तीनों पार्टनर्स कैपिटल लेकर आते हैं बाय डिफॉल्ट? अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या हम ये अज्यूम कर लेते हैं ना कि तीनों ने इक्वल कैपिटल दिया होगा? अगर इक्वल ना होता तो कम से कम सवाल हमें बता देता। ऐसा ही होता है, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन यही होती है कि तीनों बंदे कैपिटल लेकर आए होंगे। ठीक है। अब हुआ ये कि उबैद, रहील, परवेज तीनों ने फर्ज करें लाख लाख रुपया दिया फर्म को, और 3 लाख रुपए से फर्म ने कारोबार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद परवेज रिटायर होकर चला गया। परवेज रिटायर होकर चला गया। क्या परवेज का पैसा अभी भी फर्म में है? क्या परवेज का पैसा अभी भी फर्म में है? क्योंकि फर्म ने फाइनल सेटलमेंट नहीं की, जाते हुए को पैसा नहीं देके भेजा। उसने जाते हुए को पैसा नहीं देके भेजा। सवाल क्लियरली कह रहा है विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ परवेज ने अल्लाह हाफिज किया और दरवाजे से बाहर आ गया। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक जो प्रॉफिट अर्न होगा वो परवेज का उस पर हक है? तो एक तो उसके पास ये राइट हो गया, एक तो उसके पास ये राइट हो गया कि भाई जो प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा वो उसमें से मेरा शेयर मुझे देते रहना। ठीक है। चले एक चीज और बताएं। परवेज अगर ये कहे कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए तो क्या उसके पास कोई दूसरा राइट है? जरा सोच के जवाब दो। जरा देखूं आपकी नॉलेज कहां तक पहुंचती है। एक शख्स, उसने पार्टनरशिप में पैसे लगाए, लगाने के बाद रिटायर हो गया। फर्म ने उसको उसका हिस्सा दे के नहीं निकाला। उसका हिस्सा अभी भी फर्म के अंदर मौजूद है। फर्म उस हिस्से से खेल रही है, कमा रही है। अब उसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि वो फर्म से कहे भाई देखो अभी तक मेरा हिस्सा इसमें मौजूद है, ठीक है मैं रिटायर हो गया हूँ, एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहा, तुम मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयर देते जाओ, या अगर तुम्हें लग रहा है कि वो महंगा है तो मेरा पैसा तो अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना। मेरा पैसा अभी भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ना, उसको बतौर लोन समझ लो। उसको बतौर लोन समझ लो और मुझे इंटरेस्ट देते जाओ उस पैसे का। मुझे इंटरेस्ट देते जाओ उस पैसे का। तो यस, उससे कंसल्ट किया जाएगा कि भाई प्रॉफिट चाहिए या इंटरेस्ट चाहिए। अच्छा ये बताइए कि इंटरेस्ट
कितने परसेंट होना चाहिए अगर डिसाइड नहीं है तो? इंटरेस्ट में कितने परसेंट रखूं अगर डिसाइड ना हो 6%? तो ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि पार्टनर निकल चुका है, उसका पैसा अभी तक फर्म में फंसा हुआ है, अब उसके पास ये राइट है कि या तो वो प्रॉफिट्स ले ले या वो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले। तो ये सवाल अब क्लियर है आपको? आई थिंक अभी तक सबसे ज्यादा टेक्निकल सवाल हमने यही देखा, इवन वो वाला सवाल भी टेक्निकल नहीं था 11 चैप्टर का। क्योंकि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर देखे ना, उसने पार्टनरशिप छोड़ दी है तो उसके साथ के सारे राइट्स खत्म हो गए। ऐसा नहीं है, सारे राइट्स उस वक्त खत्म होते जब फर्म उसको फाइनल सेटलमेंट करके भेजती। फर्म कहती कि भाई ये पकड़ो तुम्हारा हिस्सा, अब तुम जानो और हम जाने, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। समझ आई? कहानी समझ आ रही है? ओके। स्प्रिंग 10। दानिश एक लॉयर है, उसने बासित को पार्टनरशिप में एडमिट किया बाय परसुएडिंग हिम दैट कि उसकी प्रैक्टिस जो है वो 20 मिलियन सालाना अर्न करती है। बाद में ये पता चला कि वो पार्टनरशिप 20 मिलियन क्या, मुश्किल से 8 मिलियन कर पाती है साल का। इधर रोक दे सवाल को, मुझे सिर्फ इतना बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जरा पार्टनरशिप एक्ट से बाहर है, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात कहाँ को जा रही है? जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, मेरा सवाल उनसे। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट कैसे हमारा? कंटिंजेंट कैसे? उसने ही कहा कि भाई मेरी फर्म 20 मिलियन कमाती है और उसी के ऊपर लालच में आके उसने एग्रीमेंट तय कर दिया। हाउ इट इज कंटिंजेंट? ये कहां पे लिखा हुआ है कि अगर ये हुआ तो मैं वैसे करूंगा? उसने तो ऑलरेडी कर लिया, उसने तो ऑलरेडी उसको उसने तो ऑलरेडी उसको उसने तो भाई ऑलरेडी उसको एडमिट कर लिया। तो ये फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे है? ये वर्ड बता। परसुएडिंग, उसको मजबूर करके, लालच देके, उस पता है कि ये चीज गलत है, दानिश को पता था कि ये गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूं, मगर उसने उस झूठ को ऐसा प्रेजेंट किया कि बासित बेचारा पे कायल कर दिया, माइल कर दिया, बिल्कुल। अच्छा जी, चलिए अब वापस आ जाएं, बताइए क्या राइट्स अवेलेबल हैं बासित के पास? क्या राइट्स हैं उसके पास? हम ये कह सकते हैं कि भाई चूंकि उसने उसको फ्रॉड के जुमरे में लाके एंटर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करेगा। अब यहाँ पे देखें, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो और पार्टनरशिप एक्ट में ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा ऊपर आएगा। तो ये सवाल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी आंसर कर सकते हैं कि अब चूंकि उसने उसको परसुएट किया है तो उसके एंड पे वॉइडेबल हो जाएगा, चाहे तो माने चाहे तो ना माने, और अगर माने तो फिर दूसरी पार्टी से कंपनसेशन की बात कर ले। तो इंडेमनिफिकेशन वाला पॉइंट, कंपनसेशन वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब चूंकि सवाल पुराना है तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अब इतना कॉन्सेप्ट इस किताब में, इस चैप्टर के अंदर मौजूद नहीं है। आपको जितना बता दिया उतना ही काफी है। ये सवाल टेक्निकली अब 5 से 2 नंबर का हो गया, क्योंकि अब पार्टनरशिप एक्ट में से उसने वो चीजें निकाल दी हैं, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर रफीक बारी फुरकान ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस करेंगे जिसमें वो मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचेंगे।
इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बताएं क्या म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है। अब मैं ये कह दूं कि ये सवाल केस स्टडी है, क्या मैं ये कहूं कि ये सवाल एक केस स्टडी है? ये सवाल केस स्टडी नहीं है, ये सवाल सीधा सवाल है। तो आपने क्या करना है, शीट के ऊपर लिखने हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे लिखना है रफीक बारी और फरजान के दरमियान जो हुआ है, और नीचे सारी की सारी वो जो 6-7 बातें हैं वो आ जाएगी। आगे चलते हैं। काशिफ, इरफान, शुजात पार्टनर्स है एक फर्म में। इरफान बॉट अ शॉप इन हिज ओन नेम, इरफान ने अपने नाम पे शॉप खरीदी है। और he issued a check from the partnership account and debited his account with the purchase price. ये उत्तर ही रुक गया। मुझे बताइए क्या हुआ अभी तक। इरफान ने एक शॉप खरीदी है अपने नाम पे। इतना बता दें कि अभी तक क्या लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, इरफान की है फर्म की? इरफान की, ठीक है। उसने क्या किया, उसने चेक इशू कर दिया और अपने अकाउंट को डेबिट कर दिया, अपने अकाउंट को डेबिट किया, फर्म के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। फर्म के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, अपने अकाउंट को डेबिट किया है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि उसने फर्म से या तो अपने जो उसका या तो जो उसका अपना प्रॉफिट बना होगा उसमें से माइनस करेगा, या ये फर्म से लोन ले रहा है। देखिए ना, वो अपने नाम पे खरीद रहा है, अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा है। तो अगर वो अपने अकाउंट को डेबिट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? या पार्टनरशिप फर्म उसको प्रॉफिट देगी वहां से आएगा, या वो पार्टनरशिप से लोन लेगा फिर उसके अकाउंट में पैसा आएगा। आगे क्या हो रहा है, वो शॉप को रेंट पे चला रहा है और उसको मुनाफा हो रहा होगा। काशिफ ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये तो गलत है, ये फर्म की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बताइए ये फर्म की प्रॉपर्टी है या नहीं? टेक्निकली ये फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि इरफान जो है, एक तो उसने अपने नाम पे खरीद ली, दूसरा उसने अपने अकाउंट को डेबिट किया, पार्टनरशिप के अकाउंट को डेबिट नहीं किया। अपने अकाउंट को जब वो डेबिट करेगा उसको पैसा भी तो चाहिए होगा। वो पैसा कहां से आएगा? फर्म के मुनाफे से, या वो फर्म से लोन की फॉर्म में लेगा। तो कुछ भी हो, जब फर्म दूसरी पार्टी को पैसा ट्रांसफर कर देती है तो फिर वो पैसा फर्म की प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो पैसा दूसरी पार्टी की प्रॉपर्टी में चला जाता है। तो इस केस में चाहे वो लोन लेके करे या चाहे वो प्रॉफिट कमा के दुकान खरीदे, दुकान की मलकियत उसी के नाम की है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी काउंट नहीं की जाएगी। क्या ये सवाल क्लियर है? जी, क्या ये सवाल सबको क्लियर है? आगे आते हैं। स्प्रिंग 12, ए और बी पार्टनर्स हैं, बारबी के बिजनेस चला रहे थे। उन्होंने बिजनेस बेच दिया लाहौरी मज़ा को, और बिजनेस बेचा अलोंग विद इट्स गुडविल, जो कि अब जिस ओन्ड बाय सी। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अबव पार्टीज, अगर ए और बी
सेम बिजनेस करना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, पहली बात तो ये कि क्या वो सेम बिजनेस कर सकते हैं उसी लोकेलिटी में अगर आप गुडविल समेत अपना कारोबार बेच रहे हैं तो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा था नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने क्या कहा था कि आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते अगर आप गुडविल समेत फर्म की गुडविल समेत कोई बिजनेस बेच रहे हैं, आप उसी लोकेलिटी में वो चीज नहीं बेच सकते। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सवाल ने भी कुछ बात की, सवाल कहता है कि नथिंग इज मेंशन्ड इन दिस रिगार्ड अंडर द एग्रीमेंट, यानी कि जो डीड उन्होंने शुरू में बनाई थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी। अब क्या करें? अब क्या करें? कोई बात मेंशन नहीं थी, ये क्लॉज थी ही नहीं, अब क्या किया जाए? वैसे आपस की बात है, अगर वो ये बिजनेस कर भी लें और डीड में कुछ मेंशन नहीं है तो क्या उनको कोई रोक सकता है? क्या एग्रीमेंट किया जा सकता है इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अगर डीड में कुछ मेंशन नहीं है गुडविल के मुताबिक? सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा नथिंग इज मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं था। तो टेक्निकली उन्होंने मेंशन ना करके गलती की, कॉन्ट्रैक्ट को अधूरा छोड़ दिया। तो इस अधूरेपन का फायदा उठाया जा सकता है, वो बिजनेस कर सकते हैं, अलबत्ता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया। तो इसका एक सियासी जवाब बनेगा कि अगर तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करें तो फिर तो एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड बिल्कुल वॉइड है, मगर उसके अंदर गुडविल वाली बात बतौर एक्सेप्शन आती है और वो वैलिड है। बट चूंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या अपने एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की जो कि उस क्लॉज को रोक दे, और अगर वो बिजनेस कर भी रहे हैं तो फिर वो बिजनेस अलाउ होगा। हाँ, मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं कि वो उसी जगह का नाम इस्तेमाल ना करें, थोड़ी बहुत वैरायटी चेंज कर दें, लोग चेंज कर दें, थोड़ा सा दूर खोल लें, उस लोकेलिटी में ना खोलें, अपनी थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज कर दें। तो ये एक सियासी सा आंसर आप लोग देंगे। अब अगेन सवाल चूंकि पुराना है तो आपको फिर थोड़ा सा इसको सियासी टोन में आंसर करना पड़ेगा। क्या ये सवाल क्लियर है? तो जो ये जो पुराने सवाल है ना, 2016 से पुराने, इवन बी लॉ के केस में तो रिसेंट चेंजेस भी आ गई थी। तो जो बहुत पुराने सवाल है ना उन पे आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस भी ज्यादा होता था, एरिया भी ज्यादा कवर था। अब तो करंट सिलेबस जो है ना वो, मैं ये कह सकता हूँ कि पुराने सिलेबस का 25% है। अब तो उसने बी लॉ बहुत हल्का कर दिया, पहले बी लॉ काफी टफ होता था। आगे चलते हैं, स्प्रिंग 14 पहले देख लेते हैं, आसान है। उसने कहा कि बताइए प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के बारे में जो जो कुछ चीजें जानते हैं। 5 नंबर के लिए आपने सब बातें यहाँ पे लिख देनी। एक चीज आप गौर करें, अभी तक हमने मैक्सिमम जितने सवाल किए हैं वो सारे प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर शुरू में तो क्रैमिंग पोर्शन दिया ही हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर तो थोड़ा सा लॉजिकल पोर्शन है, उस पर ज्यादा सवाल है। तो आपने उस प्रॉपर्टी वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। आतिफ राजा नजीर पार्टनर्स हैं बुलंद एसोसिएट्स के अंदर। आतिफ ने राजा और नजीर को इन्फॉर्म किए बगैर बुलंद एसोसिएट्स की एक प्राइम प्रॉपर्टी अपने दोस्त तारिक को बेच दी और वो पैसा लेकर फरार हो गया। बताइए क्या राइट्स अवेलेबल हैं राजा और नजीर के पास? क्या वो मान जाएंगे? क्या यहाँ पे फ्रॉड हो गया? अब अगेन
इसका आंसर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी कर सकते हैं। ये वैसे सवाल है जैसा उसने वो फैक्ट्री बेची थी अपनी कि 20 मिलियन अर्न करती है, कल को पता चला था कि वो 8 मिलियन वाली है। तो जो बातें वहां पे लिखी थी वही बातें यहाँ पे भी आ जाएंगी। वॉइडेबल होगा, कंपनसेशन मांगी जाएगी, उसको पकड़ा जाएगा। आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इस तरह का सवाल आता था कि कैशियर कैश लेके भाग जाता था। तो आपको कुछ कुछ बातें याद है, तो ये मोर और लेस वहां से उस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं। अब एक चीज अगर पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है और वो चीज का सवाल आ जाए, मगर वही बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हो, तो फिर आप अपना आंसर वहां से कर रहे होंगे और बताएंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में जितना हमारे सिलेबस में है ब्रैकेट में लिखेंगे ये चीज कवर नहीं हो रही, तो हम इसका आंसर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपको दे देंगे, क्योंकि हर पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाता है। आगे चलते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, रिसेंट सवालों को पहले देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि आई के अब क्या क्या पूछ रहा है। ताहिरा, फरहाना, सादिया पार्टनर्स हैं ब्राइडल बुटीक के अंदर जो कि लोकल मार्केट में है। सादिया also owns a jewelry shop in the same market. The shop is managed by her brother Wasi. Tahira Fatma were not aware of Sadia's interest in jewelry shop. Most of the clients from the bridal boutique buy jewelry set from Sadia shop. During the year, Sadia को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 10 मिलियन का। Upon knowing the fact Sadia's interest in the jewelry shop, both Tahira and Farhana deemed Sadia to share her profits equally with them. बताइए कि क्या वो justifiable है या नहीं। सवाल पढ़े और मुझे इसका आंसर करें। सवाल पढ़े और मुझे बताइए कि क्या ये जस्टिफाइबल लग रहा है आपको या नहीं लग रहा। क्या ये बिजनेस जो सादिया कर रही है वो सेम नेचर का है? क्या ब्राइडल बुटीक और ज्वेलरी सेट्स सेम है? क्या कपड़ा और जेवर सेम होता है? कपड़े बेचना, जेवर बेचना, क्या हम इसको कभी सेम मान सकते हैं? बताइए, क्या आपको जस्टिफाइबल लग रहा है? सेम नहीं है बट लिंक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सादिया को रोक दें काम और कारोबार करने से, एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है। इस बात पे तो सारे एग्री करते हैं। क्या ताहिरा और फरहाना ने कभी इस चीज का जिक्र किया कि तुमने ये काम नहीं करना? आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर एक पार्टनर अपना जाती बिजनेस चलाना शुरू कर दे और पार्टनर्स को लगे कि उसका जाती बिजनेस हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने बिजनेस में हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है, तो फिर पार्टनर्स उसको एक्सप्रेसली रोकेंगे, उसको रोकेंगे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, वही क्लाइंट जो कि बुटीक पे आते हैं, पहले वो क्लाइंट कहाँ पे आता है, उस बुटीक पे, उस बुटीक को कोई ना कोई प्रॉफिट देके जाता है और फिर वही क्लाइंट आगे ज्वेलरी परचेज करता है जो कि सादिया की अपनी है। पहली बात तो ये कि क्लाइंट सेम है और उस क्लाइंट की वजह से बुटीक वालों को नुकसान नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है क्योंकि वो कस्टमर पहले बुटीक पे आ रहा है। दूसरी बात, सादिया खुद से ये बिजनेस रन नहीं कर रही, उसका भाई कर रहा है। तीसरी बात,
जब सादिया ने ये काम में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया तो इससे ताहिरा फरहाना को कोई मसला नहीं था। चौथी बात, इस कारोबार से ताहिरा और फरहाना को कोई नुकसान नहीं हो रहा, मगर जब उनको नजर आया 10 मिलियन का प्रॉफिट तो उनकी लाल टपकने लगी और उन्होंने कहा भाई हमें तो मुनाफा चाहिए, पैसे चाहिए, हमें उसी रेशियो में चाहिए जिस रेशियो में हमने पार्टनरशिप की थी। हालांकि ये पार्टनरशिप से हटके है, आप इसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी काउंट नहीं कर सकते, तो टेक्निकली वो जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने रोका होता शुरू में ही और फिर सादिया का ये काम कर रही होती तो फिर वो जस्टिफाइबल थे। अदर देन दैट जस्टिफिकेशन कोई अराइज यहाँ पे नहीं होती। मुझे बताइए, इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? अब समझ आई कहानी? जो मजे की बात यह है कि पहले वही कस्टमर उनकी बुटीक पर जाता है, फिर वही कस्टमर ज्वेलरी खरीदता है, तो वो ये नहीं कह सकते कि तुमने मेरा क्लाइंट तोड़ लिया या तुमने मेरा कारोबार बंद करवाया। वो कहेगी भाई पहले तुम्हारे पास आता है फिर मेरे पास आता है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? फिर आई के अपने बहुत मजे का काम किया। ऑटम 20 में उसने कहा कि बताएं जनरल ड्यूटीज क्या होती है, और उससे पहले ऑटम 19 में कहा हुआ है कि बताएं मैंडेटरी ड्यूटीज क्या होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें डिस्कशन करने की जरूरत है। आगे चलते हैं, आगे जो है वो देख लेते हैं। तकी साकिब अबरार पार्टनर्स हैं ट्रेडिंग फर्म में। By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of 20,000 without the consent of other partners. रुक जाओ। तीन पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्लॉज ऐड कर दी कि कोई भी पार्टनर कुछ चीज ना खरीदेगा ना बेचेगा 20,000 से ज्यादा जब तक बाकियों की रजामंदी ना मिल जाए। इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, इग्नोरेंट, ये इग्नोरेंट क्या चीज जाहिर करती है? उसने जान के किया या उसको पता ही नहीं था, वो मासूम था? ये इग्नोरेंस क्या चीज वाजिया कर रही है, क्या चीज दिखा रही है? हाँ जी बताइए, आवाज क्लियर है? ये इग्नोरेंस क्या चीज दिखा रही है बेसिकली? ये इग्नोरेंस क्या चीज दिखा रही है? इग्नोरेंस ये चीज दिखा रही है कि भाई उसको पता नहीं था या उसको पता नहीं चला, गलती से हो गया, गलती गलती से हो गया, जान के नहीं किया। मुझे बताइए, अगर कोई चीज गलती से हो जाए, जैसे इस केस में उसने 45,000 की चीजें बेच दी गलती से और कंसल्ट नहीं किया, तो अगर इसके बेचने से कोई फर्म को नुकसान हो जाता और वो गलती से हुआ होता, तो क्या सिर्फ हम वाजिद को लायबल करते या पूरी फर्म लायबल हो जाती? याद करें, मैंने आपको बताई हुई चीज, अगर गलती हो तो क्या हो, पूरी फर्म को लायबल कर दें या सिर्फ उस अकेले बंदे को लायबल करें? पूरी फर्म को लायबल करते हैं। और अगर उसने जान के किया होता तो फिर वो अकेला शख्स लायबल होता। तो लाइबिलिटी के अंदर आप ये लिखेंगे कि भाई चूंकि वो इग्नोरेंट था तो पूरी फर्म लायबल होगी। हाँ, अगर उसने जान के किया होता तो फिर सिर्फ वो शख्स ही लायबल होता। और जब हम पूरी फर्म की लाइबिलिटी की बात करते हैं तो दैट इज जॉइंट एंड सेवरल।
दैट इज जॉइंट एंड सेवरल। अच्छा जी, 3, 7, ये 7 सवाल रह गए हैं और ख्वाहिश तो ये है कि अब आप ये 7 सवाल कल अटेम्प्ट करें, आज और कल, और जहां पे मसला आए वो पूछे। अदरवाइज अगर मैं सब कुछ ही करवा दूंगा तो फिर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ऑटोमेटीन के पार्ट बी से लेके स्प्रिंग 15 के पार्ट बी तक ये आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट करना है, जहां फंसे फौरन से पूछें। ये अटेम्प्ट्स नोट कर लें और ये ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। अटेम्प्ट्स स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन 4A 4B, स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन 4B, ऑटम 16 का क्वेश्चन नंबर 4A, ऑटम 17 का 4B, स्प्रिंग 18 का 4A और ऑटम 18 का 5B। 5B इसलिए क्योंकि A हमने डिस्कस कर लिया है, B के लिए हमारे पास टाइम अभी बच नहीं रहा। तो अब आप लोगों ने सवालों को अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है ग्रुप के अंदर के क्या मसले मसाइल आपको नजर आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे मंडे वाले दिन और शुरू कर देंगे चैप्टर नंबर 13। एंड आई एक्सपेक्ट कि अब आप लोग इतने काबिल हैं कि 11वें और 12वें के मास्टर क्लास कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी फस। ठीक है जी, कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? डन, मिलते हैं मंडे को। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।